स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का वॉर जैसा कि आपको पता है, इसकी वजह से यूक्रेन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। इसको देखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, USA हो गया, या फिर आपका कनाडा हो गया, इन लोगों ने क्या किया था कि रशिया के जो एसेट्स हैं रशिया के बाहर, उसको फ्रीज कर लिया था। अब समझिए, जैसे कि रशिया के बहुत से लोग हैं, अरबपति लोग हैं, जिनके एसेट्स थे यूरोप के अंदर, USA के अंदर, तो उसको यहाँ पर कई सारे एसेट्स को फ्रीज किया गया है। लेकिन फ्रीज करने से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, उसको यहाँ पर सीज करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अगेन आप न्यूज़ देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन फ्रीजेज रशियन एसेट्स वर्थ 13.8 बिलियन यूरो बट स्ट्रगल्स टू मूव टुवर्ड्स सीजर। मतलब कि यहाँ पर सीज करना मुश्किल हो रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए, लेकिन उन्होंने इसको फ्रीज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या रिबिल्ड करना चाहता है, कारण क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें आपकी पूरी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसका बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग है। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम नाम से जो क्रैश कोर्स है वो लाया जाएगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, ज्ञानवाणी सेशन, जहां पर आपको जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे आपको डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर एलोकेट किया जाएगा, जिससे कोई भी डाउट आप चाहो तो पूछ सकते हो। और सोच के देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ 19,000 में अभी के लिए आपको मिल रही है। लिमिटेड सीट्स है, जल्द से जल्द अपने सीट्स को ब्लॉक करिए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, तभी आपको ये जो पूरा कोर्स है इतने सस्ते दाम पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल लेना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल, वो भी जाकर ले सकते हैं। कोड इस्तेमाल अगेन यही सेम करना है, अंकित लाइव, कि ये जो कोर्स है वो आपको मिनिमम दाम पर मिल सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, यूरोपियन यूनियन यहां पर कोशिश कर रहा है कि जो रशियन एसेट्स हैं उसको सीज किया जाए। देखो, मैं जब रशियन एसेट्स की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है, रशिया के अंदर जो उनके एसेट्स हैं उसको तो सीज कर नहीं पाएंगे, वो तो उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है रशिया की। लेकिन रशिया के कई सारे लोग हैं, अरबपति लोग हैं, ओलिगार्क्स जिनको कहा जाता है, रिच पीपल हैं, जिनके बहुत सारे एसेट्स यूरोप के अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, मान लो किसी ने लैंड खरीदा था, बिल्डिंग खरीदा था, बहुत सारा पैसा किसी बैंक के अंदर रखा हुआ है। तो इस तरह के कई सारे जो एसेट्स हैं जो कि रशिया के बाहर पड़े हुए थे, उसको यहां पर सीज करने की बात कही जा रही है। और वो जो पैसे से कमाई होगी, वो जो एसेट्स को बेचकर पैसा आएगा, उसको बेसिकली क्या करना है कि यूक्रेन के अंदर जो रीबिल्डिंग का एफर्ट है उसके अंदर लगाया जाए, ऐसा यहां पर कोशिश हो रहा है। मतलब कि रशिया ने जो भी इन्वेजन किया था और इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, यूक्रेन के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वहां पर उनको मदद की जाए। ये सारे एसेट्स को बेचकर, जर्मनी में, फ्रांस में बहुत सारे रशिया के एसेट्स पड़े हुए हैं, तो उसको बेचा जाए, ये यहां पर कोशिश है। लेकिन आपको समझना है कि अभी तक क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन ने इसको फ्रीज किया था। देखो, 2 शब्द होता है, एक होता है फ्रीज करना और दूसरा होता है सीज करना। ठीक है, फ्रीज में तो क्या है, सिंपली यहां पर एसेट्स पड़ा हुआ है उसको फ्रीज कर दिया। मान लीजिए मैंने कोई गलत काम किया, मेरी कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है 1 करोड़ रुपए की, मान लीजिए, वो तो कभी नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए 1 करोड़ की बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो ये बिल्डिंग को जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज करने से ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस बिल्डिंग को बेचकर पैसा अपने पास ले लेगी, वो नहीं कर पाएगी। जब तक उसको सीज नहीं करेगी बिल्डिंग को, तब तक उसको भारत सरकार बेच नहीं सकती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूरोपियन यूनियन ने अभी तक क्या किया था कि रशिया के जो एसेट्स हैं उसको फ्रीज किया हुआ था, लेकिन उसको वो बेच नहीं सकते थे, उसको मॉनिटरी नहीं ले सकते थे, उसमें से पैसा नहीं ले सकते थे। लेकिन जब उसको सीज किया जाएगा, अब सीज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोप की हम बात कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ह्यूमन राइट्स के रेगुलेशंस होते हैं, और कोर्ट के अंदर सिद्ध करना होता है कि यहां पर जो रशिया के लोग हैं उनके एसेट्स गलत तरीके से है, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तब जाकर यहां पर वो जो एसेट्स है उसको सीज किया जा सकेगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले फ्रीजिंग के बारे में देखते हैं। देखो, अभी तक ये जो 27 नेशंस का यूरोपियन यूनियन है, ब्लॉक, आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है, उन्होंने करीब 1200 इंडिविजुअल्स और 100 एंटिटीज के ऊपर यहां पर
सैंक्शंस लगाया हुआ था सिंस 2014 में जब क्राइमिया का जो एनेक्सेशन हुआ था, आपको पता है नीचे वाला क्राइमिया भी ले लिया था रशिया ने, तो तब से लेकर यहां पर 1200 इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन ने लगाया हुआ है। और अभी ये जो रिसेंटली 24 फरवरी के बाद से इन्वेजन किया गया था पूरा यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने डायरेक्टली पुतिन को ब्लैकलिस्ट कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, और बहुत सारे जो रिच पीपल हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ब्लैकलिस्ट करने का ये मतलब है कि ये लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं आ सकते, उनके जितने भी एसेट्स हैं अलग अलग जगह पर यूरोपियन यूनियन के अंदर उसको फ्रीज कर दिया एक प्रकार से। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फ्रीज करने से कुछ नहीं होगा, उसको सीज करना पड़ता है, अदरवाइज मतलब कि उसको क्रिमिनल कन्विक्शन दिखाना पड़ता है कि पुतिन क्रिमिनल हैं, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के क्रिमिनल हैं, जितने भी रिच पीपल हैं सभी क्रिमिनल हैं, तभी उन सारे जो एसेट्स हैं उनको बेच सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आएगा कि कितने अमाउंट के एसेट्स को फ्रीज किया गया है। देखो यूएस जो ट्रेजरी है उनका कहना है कि जितने भी वेस्टर्न अलाइज हैं, वेस्टर्न अलाइज कहने का मतलब है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम हो गया, जो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने टोटल मिलाकर अभी तक करीब $30 बिलियन का जो एसेट्स है उसको सीज किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन के अंदर वहां पर करीब 13.9 बिलियन यूरोस का जो एसेट्स है उसको सीज किया हुआ है। लेकिन ये जस्ट एक टाइनी फ्रैक्शन है, क्योंकि एक फिगर के आधार पर, वैसे तो कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन स्वीडिश इकोनॉमिस्ट के आधार पर यह बताया गया कि रशिया के बाहर जितने एसेट्स हैं उसकी वैल्यू करीब $400 बिलियन के आसपास है। लेकिन इन्होंने अभी तक फ्रीज कितना किया है? सिर्फ $30 बिलियन के आसपास। तो अभी भी इनके पास बहुत सारा चांस है कि ये जो रशिया के एसेट्स हैं इतने ज्यादा, उसको फ्रीज किया जाए। और इसके अलावा भी मैं बता दूं, ये तो सिर्फ मैं रशियन एसेट्स की बात कर रहा हूं, इसके अलावा आपको पता होगा कि रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें एक बड़ी मात्रा जो है वो आपका वेस्टर्न कंट्रीज के पास होता है। देखो फॉरेक्स रिजर्व क्या, जैसे हमारे आरबीआई के पास इस समय करीब लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो $572 बिलियन का रिजर्व पड़ा हुआ है, राइट। अब रिजर्व कहने का मतलब आप में से क्या समझते हैं कि क्या वो रिजर्व हमारे मुंबई में जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है क्या वहां पर पड़ा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो रिजर्व होता है ना, उसको अलग अलग फॉर्म में एक प्रकार से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे बॉन्ड हो गया, यूएस का ट्रेजरी जो बॉन्ड होता है, वो लोग जो बॉन्ड निकालते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देती है आरबीआई, या फिर किसी इंग्लैंड के बैंक में कहीं पर जमा कर दिया आरबीआई ने। तो ये जो पैसा होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है, वो कहीं ना कहीं आपको विश्व के अलग अलग कोने में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आरबीआई के हेडक्वार्टर में पड़ा रहता है। तो वैसे ही रशिया के पास करीब $600 बिलियन का ये जो पूरा रिजर्व पड़ा हुआ है, वो उसमें से करीब $300 to $400 बिलियन वेस्टर्न कंट्रीज में ही रखा हुआ था। तो वेस्टर्न कंट्रीज यहां पर कोशिश ये करी है कि उसको भी फ्रीज कर दे, उसको भी ब्लॉक कर दे। मतलब कि $400 बिलियन के एसेट्स प्लस ये $400 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व ले दे के आप मान सकते हो करीब $800 बिलियन का जो एसेट्स है रशिया का, वो उनके पास पड़ा हुआ है। अब उनको यहां पर एक तो फ्रीज करना है, तो चलो फ्रीज करना आसान है वहां पर, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सीजिंग क्या है ये, और क्यों यहां पर उनको ये सीज करने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए यहां पर उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन है उसके अंदर जो भी नुकसान हुआ है, अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज को अगर देखा जाए तो उसको बिल्ड करने में $700 बिलियन लग जाएंगे। ऐसा यूक्रेन के खुद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना था कि $700 बिलियन लग जाएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर इतना सारा जो एसेट्स पड़ा हुआ है रशिया का, उसको यहां पर हो सकता है कि बेचकर जो है ये पैसा यूक्रेन को दे दिया जाए, ताकि आप अपने देश को जो है रीबिल्ड कर सको। लेकिन ये आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून के हिसाब से चीजें चलती हैं। कोई नॉर्थ कोरिया तो है नहीं कि यहां पर जैसे मन किया कर दिया गया। तो उसके लिए यहां पर कन्विक्शन करना होगा, कोर्ट के अंदर यहां पर चीजें करनी होंगी। ऑल्दो यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उन्होंने ऑलरेडी जो क्राइम को है जो है उसको एक्सपेंड कर दिया है, कौन कौन से क्राइम रिकॉग्नाइज होंगे उसको एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। ये जो 27 मेंबर का ये जो ब्लॉक है पूरा यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, ब्लू कलर में आप देख रहे हो, इनको अभी यहां पर समय लग जाएगा इसको अडॉप्ट करने में, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुकी होगी। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो हो सकता है कि इलीगल तरीके से जो रशिया के एसेट्स हैं इनके पास, उसको यहां पर सीज कर ले। आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इलीगल तरीका की बात कही जा रही थी, क्योंकि यहां पर समय लग सकता है कि उसको यहां पर बेचकर, उन एसेट्स को बेचकर यूक्रेन को पैसा दिया जाए, तो उसमें हो सकता है अगले साल तक चला जाएगा मामला। अब इसमें यहां पर क्या है ना कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में चीजें जा रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो रशिया के रिच पीपल हैं वो डायरेक्टली क्या करेंगे, यूरोप के अंदर यहां पर कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट हैं, यूरोपियन
यूनियन का एक कोर्ट है जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपको मिलेगा बेसिकली लग्जमबर्ग में, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वहां पर मिलेगा। और फ्रांस में ही यहाँ पर एक देश है जिसको कहा जाता है स्ट्रासबर्ग, ठीक है, ये फ्रांस में ही इधर आई थिंक इसके आसपास है, करीब बॉर्डर पर, जर्मनी के साथ बॉर्डर पर है स्ट्रासबर्ग। यहां पर बेसिकली आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो यूरोपियन कोर्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर उनके एसेट्स को बेचा जाएगा यूरोप के दौरान, तो ये लोग क्या करेंगे, यहां पर चले जाएंगे और केस फाइल कर देंगे। और हो सकता है कि इन कोर्ट के अंदर जो खुद यूरोप के देश हैं वो केस को हार जाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑलरेडी 2014 के बाद से 150 पिटीशंस फाइल किए गए हैं यूरोपियन, ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोप के अंदर, जिसमें से 70 केस ऑलरेडी चल रहे हैं और 50 केस यूरोप के देश ऑलरेडी हार चुके हैं। जी हां, 50 केसेस ऑलरेडी वो लोग हार चुके हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर अगर ये लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं रशियन एसेट्स को बेचने के लिए ताकि उस पैसे को दिया जाए यूक्रेन को, तो हो सकता है कि यूरोप के खुद देश अपने ही कोर्ट के अंदर हार जाएं। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यहां पर यही है कि आगे चलकर अगर मान लीजिए इम्पॉसिबल हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एसेट्स को बेचना इम्पॉसिबल हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यूरोप के देश और वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगे कि जो मॉस्को का एसेट है, रशिया का एसेट्स है, उसको लंबे से लंबे समय तक फ्रीज करके रखने की कोशिश करेंगे। और यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का यही कहना है कि हम रुकेंगे नहीं जब तक यहां पर जो रशिया है वो पेमेंट नहीं कर देता, यूक्रेन के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए पेमेंट नहीं कर देता, तब तक हम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। देखना होगा अब आगे क्या होता है। देखो अभी तक तो वॉर ही नहीं रुका है, अभी पेमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। अब देखना होगा कि क्या रशिया आगे चीजें कर पाता है, नहीं कर पाता है। बट आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक था कि क्या मामला चल रहा है इस समय, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखो यहाँ पर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करती है जब वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, वो आपको बताना है इन चार में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब बहुत आसान हो गई है। जल्द से जल्द अपने सीट्स को ब्लॉक करिए। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी। 1 अगस्त से ये पूरा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको कई फीचर्स मिलने वाले हैं, ऑप्शनल भी आप ले सकते हो। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hi, this is Ajay Joshi, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams like proper guidance environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. Study IQ IAS